ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी आरबीसी का, जो हमारे आरबीसी के सेल में हमारे सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो सेल की मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन करना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज का काम है। अगर ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशेंट है, अगर आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशेंट है मतलब कम है, नहीं मौजूद, तब क्या होगा? तो डिफरेंट फैक्टर आ सकते हैं। या तो हमारे पास एंडोजीनस फैक्टर आ सकते हैं, एंडोजीनस फैक्टर, या हमारे पास एक्सोजीनस फैक्टर आ सकते हैं। कुछ फैक्टर इनसाइड द बॉडी हैं और कुछ फैक्टर आउटसाइड द बॉडी हैं। वो फैक्टर यहाँ पर इसी को जो अगर इसके डिफिशेंट है, जो हमारे पास आरबीसी हैं, ये फैक्टर को, इन फैक्टर की वजह से आरबीसी को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। उस डैमेज का नाम है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट डैमेज। अभी ऑक्सीडेंट डैमेज से बचाना किसका काम है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज का काम है। अभी देखिए, एबनॉर्मल अगर ग्लूटाथायोन हो हमारे पास, इसके साथ साथ याद रखें कि इस डैमेज से बचाने के लिए हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है ग्लूटाथायोन। अगर ये ग्लूटाथायोन एबनॉर्मल है, अगर ये ग्लूटाथायोन एबनॉर्मल है तो हमारे पास किसके चांसेस बढ़ेंगे? ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। ये भी डिफिशिएंट है, ये भी एबनॉर्मल है, तो इसके साथ ऑक्सीडेंट चांसेस बढ़ेंगे और साथ आरबीसी की क्या हो जाएगी? हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो मतलब है कि सेल की इंटीग्रिटी काम करना, हमारे पास G6PD है तो उसको नॉर्मल मेंटेन रखना, ये G6PD है। अगर ये नहीं हो रहा है, इसकी पैथोजेनेसिस की हम बात करें, आरबीसी की पैथोजेनेसिस की, कि पैथोजेनेसिस आगे कैसी होती है और कैसे ये हमारे सेल को इफ़ेक्ट करता है। देखें, वहाँ पर अगर आप इंटीग्रिटी ख़त्म हुई, अगर वो फिर फैक्टर, अगर वही आरबीसी जिसमें ये डिफिशेंट है, अगर यही आरबीसी अगर एक्सपोजर हो रहा है, इसका, इसी आरबीसी का क्या हो रहा है? एक्सपोजर हो रहा है किसके साथ? एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, या किसी ऐसे एजेंट के साथ जो एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट एजेंट है, जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट एजेंट है, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या होगा? इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगा। तो वेसल के अंदर ही सीधा क्या हो जाएंगे? उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और हेमोलिसिस हो जाएगी। उस कंडीशन का नाम इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है। याद रहे कि जो हीमोग्लोबिन इससे निकला है, वो हीमोग्लोबिन क्या होगा? डीनेचर हो जाएगा, और डीनेचर होने के साथ ही वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो कहीं पर जाके एक्युमुलेट हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और हमारे पास ये कंडीशन डीनेचरिंग, ये ब्रेकिंग, ये तोड़फोड़ होना हमारे पास कुछ ड्रग्स की वजह से आती है। उस ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले ड्रग्स जो है जिसकी वजह से डिफिशिएंसी आती है, उसका नाम है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग मोस्ट प्रॉबली मलेरिया के जो अगेंस्ट होते हैं उनमें कंडीशन अराइज होती है, लाइक प्राइमाक्विन, उसमें कंडीशन अराइज होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी कंडीशन बताएं तो सल्फोनेमाइड, अगर आपने नाम सुना हो, सल्फोनेमाइड में कंडीशन आती है। इसके अलावा एस्पिरिन में कंडीशन आती है। ज़्यादा ओवरडोज की बात हो रही है, या कुछ विटामिन के डेरिवेटिव अगर आप लें तो उसमें कंडीशन आ जाती है। तो एंटी मलेरिया ड्रग अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, अगर सल्फोनामाइड यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें हेमोग्लोबिन डीनेचर हो जाता है और इसकी प्रेसिपिटेशन होती है। विटामिन के डेरिवेटिव ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? ये कंडीशन। तो याद रहे, इसके साथ हमारे पास इंट्रासेलुलर इंक्लूजन बनता है, सॉलिड पार्ट बनता है इंट्रासेलुलर के अंदर ही। उस सॉलिड पार्ट का नाम है हीन्स बॉडी।
अभी हीन्स बॉडी किस कंडीशन में आती है? हीन्स बॉडी हमारे पास G6PD की कंडीशन में आती है और ये जो ही एक्युमुलेट हो जाता है तो ये इंट्रासेलुलर इंक्लूजन हो जाता है। आरबीसी के अंदर बात हो रही है तो ये सीधा कहाँ जाएगा? ये साथ जाएगा मेम्ब्रेन को, आरबीसी की मेम्ब्रेन को जाएगा और आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या करेगा? डैमेज कर देता है। तो ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस इस तरह भी होता है। इंट्रासेलुलर इंक्लूजन होता है, इंट्रासेलुलर इंक्लूजन हुआ, आरबीसी के मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया इसी तरह। तो याद रहे कि ये हमारे पास ऐसा सिनारियो है, ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे पास आरबीसी की ब्रेक डाउन हो रही है। अभी जो आरबीसी जो ब्रेक हो रहा है, जो आरबीसी डिस्टॉर्टेड है, जिस आरबीसी की शेप डिस्टॉर्टेड है, वो आरबीसी इन द फॉर्म जिसमें हमारे पास हिंज बॉडी मौजूद है, वो अगर आरबीसी कहाँ जाता है? हमारे पास स्प्लीन से पास होता है। तो स्प्लीन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्प्लीन में हमारे पास मैक्रोफेजेस मौजूद है। स्प्लीन में क्या मौजूद है? स्प्लीन में हमारे पास मैक्रोफेजेस मौजूद हैं और मैक्रोफेजेस क्या कर लेते हैं? मैक्रोफेजेस जो हिंज बॉडी है इसे प्लक आउट कर लेते हैं, प्लक कर देते हैं, खा लेते हैं। अब जो ही ये खा लेते हैं और ये जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट फिर जाके हमारे पास सर्कुलेशन में ट्रैप्ड होते हैं। तो इस तरह स्प्लीन में यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हो जाता है। तो मतलब ये है कि एक तो हिंज बॉडी बना, हिंज बॉडी के बाद हमारे पास स्प्लीन में गया, स्प्लीन में मैक्रोफेजेस हुए, मैक्रोफेजेस ने हिंज बॉडी को प्लक आउट किया और जो है बाइल सेल्स या जो भी ब्रेक डाउन सेल्स बने हैं वो क्या होंगे? उनकी ट्रैपिंग हो जाएगी किस में? सर्कुलेशन में, और ये सारा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी जो है ये हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर है? ये हमारे पास एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो एक्स लिंक्स डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मेल है या फीमेल है तो मेल आर मोर इफेक्टेड देन फीमेल, क्योंकि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो मेल में ऑक्सीडेशन या कि उनकी इंजरी हमारे पास ज़्यादा होती है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये अगर हमारे पास सेल के अंदर